नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता के बारे में हमने जाना। पहले सभ्यता का अर्थ इससे पहले वाले वीडियो में बताया और हमने कालीबंगा के बारे में विस्तार से उस वीडियो में बात की थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है कालीबंगा से संबंधित, आज मैं उन विशेषताओं को ले रहा हूं। 5-7 विशेषताएं हैं, ठीक है। कालीबंगा कालीबंगा की अन्य विशेषता, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ इसकी 15-20 विशेषताओं पर बातचीत की थी। अब अन्य विशेषताओं में सबसे पहले मैं लेता हूं चिरायु। चिरायु क्या है? कालीबंगा के अंदर खुदाई में हमको अंडाकार कब्रें मिली, गोल अंडे के समान कब्रें मिली। उन अंडे के समान जो कब्रें हैं उनको चिरायु कहते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, चिरायु क्या है? तो गोलाकार जो है कब्रें, गोला या फिर अंडाकार कब्रें, ठीक है। ये कब्रें हैं गोलाकार, इनको चिरायु अपन कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट लेता हूं मैं, वो पॉइंट है हमारा आयु, समय। देखो, सभ्यताओं के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सभ्यताओं की सीमा और आयु बताई है। हमें एक वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, उसके आधार पर इसकी आयु 2300 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व तक की है। यह इसका समय पीरियड है, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति क्या है इसके बारे में जानो। प्रत्येक तत्व में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, प्रत्येक तत्व में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कार्बन के 2 तत्व उसमें होते हैं। एक तत्व स्थायी होता है, एक तत्व घटता रहता है। तो जो तत्व घटता रहता है उसके आधार पर जो है ये समय निकाला जाता है, इसकी गणना की जाती है। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2350 से लगाकर 1750 तक जो है कालीबंगा का समय बताया गया कि ये उस समय विकसित हुई थी। अगला अपन लेते हैं इसमें, वो है समाधान। कालीबंगा के अंदर 3 प्रकार के समाधान का उल्लेख मिलता है हमको। खुदाई में 3 प्रकार के, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद उसके शव को, लाश को 3 तरह से अंतिम संस्कार किया जाता था। अंतिम संस्कार कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला आंशिक, दूसरा पूर्ण, तीसरा कलश। 3 प्रकार के समाधान है, आंशिक, पूर्ण समाधान और कलश समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है, यानी कि जो मृतक का शरीर होता है, उस शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद वो शरीर जो है किसी न किसी पशु पक्षी के काम आता है खाने के।
उसके बाद उसके जो अवशेष बचते हैं उस अवशेषों का या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। इस प्रकार का ये आंशिक समाधान है। पूर्ण समाधान में पूर्ण रूप से जो है उसका क्या करना, यानी कि दफना देना या फिर जला देना आता है। और कलश समाधान के अंदर है कि जो बॉडी है, जो लाश है, उसके चारों तरफ जो है कलश लेकर के परिक्रमा करना, परिक्रमा करने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार करने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, अस्थियां बचती है, हड्डियां बचती है, किसी कलश में लेकर के उसका विसर्जन करवा देना। इस प्रकार से ये जो है अपना कहलाता है। आगे की विशेषता देखते हैं अपन। अगली जो इसकी विशेषता आएगी वो आएगी हमारी सती प्रथा। कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। स्त्री और पुरुष की एक साथ समाधियों के अवशेष मिले हैं। उसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगा में सती प्रथा भी जो थी। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अगला है तंदूर। वहां पर एक तंदूर मिला है और उस तंदूर के ऊपर जो है फारस की, उस तंदूर के ऊपर ईरान की, लिपि के साक्ष्य मिले। इस आधार पर अपन यह पता लगा सकते हैं कि कालीबंगा के लोगों का ईरान से संबंध था, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या सांस्कृतिक संबंध हो, कैसा भी उनके साथ संबंध था। यानी कि कालीबंगा के लोग ईरान जाते थे, ईरान के लोग कालीबंगा आते थे। इस आधार पर अपन ये बता सकते हैं। ठीक है, अगला है काष्ठ कला। काष्ठ कला, यहां पर लकड़ी की खिलौना गाड़ी, लकड़ी की खिलौना गाड़ी मिली है। ठीक है, इससे अपन को काष्ठ कला के बारे में भी पता चलता है। सतीप्रथा के बारे में कालीबंगा से पता चलता है। तंदूर से जो लिपि मिली है उस तंदूर के ऊपर, उससे ईरान से भी संबंध मिलता है। काष्ठ कला से भी इसका जो है हमको संबंध मिलता है। अगला है नाली, बांस की। ठीक है, कालीबंगा के अंदर घरों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी और वो नालियां जो बनी हुई थी बांस की बनी हुई थी। बांस के अंदर खोखलापन होता है और उस खोखलेपन से जमीन में डाल करके उसको नालियों का रूप दे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से बांस की नाली के अवशेष भी हमको कालीबंगा से मिलते हैं। अगला है दोहरा परकोटा। कालीबंगा की जो सभ्यता थी उस सभ्यता में दोहरे परकोटे का प्रकोप था। ठीक है, दोहरा परकोटा कहने का मतलब यह है, परकोटे का मतलब होता है जहां पर लोग निवास करते हैं उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार बना देना। ठीक है, तो दोहरे परकोटे हो गए। गांव जो थे या अपन कह सकते हैं जो बस्ती बसी हुई थी वो दो बस्ती थी, पहले टीले पर और दूसरे टीले पर। इसकी भी चार दीवारी कर रखी थी और इसकी भी चार दीवारी कर रखी थी, परकोटा बना रखा था। ठीक है, तो इस पहली बस्ती के लिए एक और दो दीवारें आ गई, इसलिए इसको दोहरे परकोटे की संज्ञा दी गई। और जो दूसरी बस्ती थी उसके लिए भी पहला परकोटा था। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं परकोटे की व्यवस्था भी अपन को देखने को मिलती है। अगला है खुदाई में एक चित्र मिला है।
उस चित्र में जो है एक व्यक्ति रस्सी से बांधकर एक पशु को ले जा रहा है। अब उस पशु का जो है लोग या इतिहासकार बताते हैं कि वो ऊंट का चित्र है, ऊंट का चित्र। ठीक है, ऊंट के चित्र के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है वो ऊंट का चित्र जो है ले जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने ये भी देखा है। अगला अपन इसके बाद जो कालीबंगा का बताते हैं वो इसकी विशेषताओं में है इसके नाम। हमें पता है कि कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे थी और घग्गर नदी के जो हमारे नाम मिलते हैं वो नाम हमको इस मिलते हैं घग्गर नदी के अन्य नाम। पहला मृत नदी। ठीक है, घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। दूसरा नाली। तीसरा प्राचीन सरस्वती। चौथा द्वसदत्ती। पांचवा जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है नट नदी। ये मृत नदी, नाली नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, द्वसदत्ती नदी और नट नदी, ये सारी की सारी घग्गर नदी के ही नाम हैं। ठीक है, अब इनको क्यों कहते हैं ये समझना। ठीक है, मृत नदी इसलिए कहते हैं भारत में या राजस्थान में जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वो 3 प्रकार का बताया गया। एक वे नदियां जो जल अपना अरब सागर में घेरती हैं, वो प्रवाह तंत्र कहलाता। दूसरा जो कहलाता है वे नदियां जो अपना जल प्रवाह जो है बंगाल की खाड़ी में डालती है, वहां जाके समाप्त हो जाती है। तीसरी वे नदियां जो किसी उद्गम स्थल से तो निकलती है लेकिन न तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती गिराती है और न ही वो जो है अरब सागर में गिराती है, बल्कि वो बीच में ही या तो धोरों में विलुप्त हो जाती है या फिर वो कहीं न कहीं किसी झील में जो है वहां समाहित हो जाती है। तो ऐसी नदियों को कहा गया है आंतरिक प्रवाह की नदी। ठीक है, कौन सा प्रवाह? आंतरिक प्रवाह। तो यहां पर एक प्रश्न यह बनता है घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो अपन को बताना है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। आरपीएससी ने एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो हमको पता होना चाहिए आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी थी। ठीक है, और घग्गर नदी यानी मृत हो जाती है यानी समाप्त हो जाती है बीच में, इसलिए इसको मृत नाम भी दिया। नाली के रूप में बहती है, एक छोटे पाट के रूप में बैठी नाली के समान, इसलिए इसको नाली नदी भी कहती है। प्राचीन समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जहां पर सरस्वती नदी और द्वसदत्ती नदियां बहती थी उसी स्थान पर वर्तमान समय में, उस समय वर्तमान से तात्पर्य जब समय कालीबंगा सभ्यता विकसित थी उसी स्थान पर यहां या उसी मार्ग पर घग्गर नदी बहती है, इसीलिए इसको सरस्वती नदी और द्वसदत्ती नदी भी कहते हैं। अंतिम आता है नट नदी, और नट नदी का मतलब होता है कि ये नाटक करती है, क्योंकि ये अपने स्थान से जहां से निकलती है कालका की पहाड़ी से निकलती है और पाकिस्तान तक जब अंतिम रूप तक जाती है तो कहीं ये दिखती है, कहीं ये छिप जाती है, कहीं अंदर धस जाती है, कहीं बाहर दिखती है, कहीं रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये नाटक करती रहती है, इसलिए इसको नट नदी का भी नाम दिया गया। तो ये मृत नदी, नाली नदी, सरस्वती नदी, द्वसदत्ती नदी, नट नदी, ये सारे के सारे घग्गर नदी के नाम हैं। और घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। जो 3 प्रकार के प्रवाह क्षेत्र है उनमें से जो आंतरिक प्रवाह का जो प्रवाह क्षेत्र था उसके बारे में हमने ये बात
कही हैं। ठीक है, अगला जो आता है हमारा वो आता है गणेश्वर की सभ्यता। दूसरा जो हमारा आता है गणेश्वर की सभ्यता। एक प्रश्न इसमें और है इससे संबंधित, वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। उसने तीसरी राजधानी बताया। ठीक है, कालीबंगा को जो तीसरी राजधानी बताने वाले थे वो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। इस प्रकार से ये हमारी कालीबंगा जो सभ्यता थी ये पूर्ण हुई। अगली जो हम सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे उसमें आती है हमारी गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर की सभ्यता, ठीक है, ये हमारी दूसरी सभ्यता है गणेश्वर की, जिसके बारे में हमको जानना है। नंबर 1 बात, सबसे पहले तो ये इसका उद्गम स्थल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये विषम चतुर्भुजाकार हमारे राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, इसमें समझिएगा हमारे यहां पर शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र कहलाता है ये वाला बेल्ट। ठीक है, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, 3 जिले आते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। इस शेखावाटी का जो एक जिला हमारा प्याली के समान इस प्रकार का यहां है वो सीकर है। ठीक है, ये समझना। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले की है। लेकिन प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता का विस्तार कहां हो रखा है, तो सीकर और झुंझुनू दोनों जिले आते हैं। विस्तार इसका सीकर में भी हो रखा है और झुंझुनू में भी हो रखा है। जबकि मूल रूप से ये किस क्षेत्र से संबंधित पूछे तो ये सीकर जिला अपन को बताना है। अब अपन करते हैं इसके बाद में, देखो सुनो, सीकर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना है और उस नीम का थाना में जो है एक पहाड़ी है। ठीक है, उस पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कौन सी? कांतली नदी। ठीक है, सीकर जिला, नीमका थाना तहसील है। उस नीमका थाना तहसील से एक पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है। ठीक है, और उस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। ठीक है, इस खंडेला की पहाड़ी से जो है एक नदी निकलती है और वही नदी कांतली है और उस कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर की सभ्यता विकसित थी। ठीक है, अब अपन इसकी आगे बात करते हैं खोजकर्ता और उत्खननकर्ता के बारे में। ठीक है, खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोज जो है रतनचंद अग्रवाल, शॉर्ट में बोलते हैं आरसी अग्रवाल लेकी। ठीक है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता का जो पता लगाने वाला व्यक्ति था वो था रतनचंद अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। ठीक है, शॉर्ट नाम इसको आरसी अग्रवाल कहते हैं। इसने पता लगाया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, अगला आता है उत्खनन। उत्खनन, इसका उत्खनन 1972 से लगा करके 1977 तक अर्थात 5 वर्ष तक कार्य हुआ। इन 5 वर्ष में आरसी अग्रवाल, ठीक है, और इसके साथ
विनायक नाम का एक व्यक्ति और था जिसने इसके बारे में पता लगाया, और इसके साथ ही एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बीएन मिश्रा। इन तीनों व्यक्तियों ने ही इसके उत्खनन में भाग लिया। 5 वर्ष तक ये कार्य चला। आरसी अग्रवाल, विनायक और बीएन मिश्रा, इन तीनों ने जो मिलकर के इसका उत्खनन कार्य किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन जो इसकी खुदाई हुई, उस खुदाई के आधार पर हम इसकी क्या क्या विशेषताएं तय करते हैं। नंबर 1, ताम्र तांबा युगीन की जननी माता मदर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसको जननी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, मदर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझना। सबसे पहले ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ये सबसे पुरानी सभ्यता थी तांबे की, इसलिए ये ताम्रयुगीन की जननी भी कहलाती है, माता या मदर भी कहलाती है। ठीक है, प्राचीन समय में एक स्थान था, ठीक है, और उस स्थान का नाम था कोल्लहण की पहाड़ी। प्राचीन समय में एक स्थान था कोल्लण की पहाड़ी। उस कोल्लण की पहाड़ी से तांबा का उत्खनन होता था और वो तांबा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहां से यानी कि गणेश्वर सभ्यता से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वासियों को तांबा की पूर्ति होती थी। ठीक है, यह बात भी याद रखनी। साथ ही साथ कोल्लण की जो पहाड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यह बात भी याद रखनी है। तीसरी बात, अगली जो अपन इसके बारे में बात करेंगे वो करेंगे शिखर जिले का प्राचीन नाम। गणेश्वर की जो सभ्यता है वो शिखर जिले में है, और शिखर जिले में जो है उसी को प्राचीन समय में वीर भान का बास, वीर भान का बास ये कहते थे। ठीक है, शिखर जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो वीर भान का बास इसका प्राचीन नाम था। ये अपन को याद रखना है। अगला है, इसकी खुदाई के आधार पर अपन इसकी क्या क्या विशेषता तय कर सकते हैं। विशेषता मैंने पहले ही बता दिया था, हम जो किसी भी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे वो जिक्र जो है अपन उनकी खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं, उनकी खुदाई में जो वस्तुएं मिली है, उन वस्तुओं के आधार पर ही हम उनकी जो है विशेषता तय करते हैं। सबसे पहला जो है भवन। भवन, यहां पर जो खुदाई की वहां पर जो मकान मिले वो भवन पत्थरों के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, याद रखना। जिस प्रकार कालीबंगा में ईंटों से बने हुए मिले, वहीं पर ये पत्थर से बने हुए थे, यानी कि इसकी खुदाई में जो भी मकान मिले हैं वो मकान जो है पत्थर के बने हुए थे। पहली बात। दूसरा, यहां पर एक बांध मिला, जलाशय, बांध जलाशय मिला, वो भी पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, पत्थर का बना हुआ बना मिला। ठीक है, 2 विशेषताएं हमने यहां बनाई। ठीक है, पत्थर के भवन किस सभ्यता से संबंधित है, गणेश्वर की सभ्यता से। बांध पत्थर का किस सभ्यता में मिला, गणेश्वर की सभ्यता में मिला। अगला है, इस सभ्यता में दैनिक जीवन की वस्तुएं मिली।
जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आती है वो वस्तुएं हमको जो है मिली है। जैसे दैनिक जीवन की वस्तुएं, दैनिक जीवन की वस्तुएं, जिसमें अपन कह सकते हैं गिलास, थाली, कटोरी, ये सामग्री जो है अपन को गणेश्वर की सभ्यता में मिली, अर्थात दैनिक जीवन की जो चीजें हैं वो हमको यहां पर मिली हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है यहां पर हमको बाणाग्रह मिला। बाणाग्रह क्या होता है भाई? बाणाग्रह का मतलब होता है जो तीर होती है उस तीर का नुकीला हिस्सा, ये तीर है। अब इस तीर का जो ये अगला वाला पार्ट है, ये नुकीला हिस्सा, ये कहलाता है बाणाग्रह। तो बाणाग्रह के साक्ष्य भी हमको कहां मिले हैं? गणेश्वर की सभ्यता में मिले हैं। अगली इसकी विशेषता मैं बता रहा हूं, वो विशेषता है मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा। यहां पर तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं मछली कहां पकड़ी जाती है? जहां पर जल हो, और जल कहां है? जहां ये नदी बहती थी, अर्थात जल नदी बहती थी। तो ये अपन कह सकते हैं कि ये नदी जो थी नित्यवाहिनी नदी थी। नित्यवाहिनी से तात्पर्य है 12 मास बहती थी, अर्थात कांतली नदी किस प्रकार की नदी थी? नित्यवाहिनी नदी थी, और वहां पर मछली पकड़ने का कार्य भी चलता था। अगला है इसको जो है पूरा तत्व का पुष्कर कहते हैं। गणेश्वर सभ्यताओं को पूरा तत्व का पुष्कर भी कहते हैं, अर्थात यहां पर इतने पुरातात्विक सामग्री या स्रोत मिले हैं, इसके कारण इसको पूरा तत्वों का पुष्कर भी कहा जाता है। तो याद रखना, किस सभ्यताओं को पूरा तत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यताओं को पूरा तत्व का पुष्कर कहा जाता है। अगला है शिकार। यहां के लोग जो थे शिकारी प्रवृत्ति के थे। शिकारी, यहां के लोगों को शिकार करने का शौक थे। गणेश्वर की सभ्यता की विशेषता है यहां के लोग शिकारी थे। अगली विशेषता सर्वाहारी। सर्वाहारी, यहां के जो लोग थे सर्वाहारी थे। सर्वाहारी का मतलब है यहां के लोग मांस और मांसाहारी भी थे, साथ ही साथ जो है शाकाहारी। दोनों प्रवृत्तियों के मिक्स थे, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का कंबाइंड रूप, संयुक्त रूप से जो प्रयोग करने वाले लोग होते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है गणेश्वर सभ्यता के लोग किस प्रवृत्ति के थे? सर्वाहारी थे। वो मांस का भी प्रयोग करते थे और शाकाहारी लोग भी थे। अगला अपन पढ़ते हैं तांबे की कुल्हाड़ी। यहां की खुदाई में हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, यह बात याद रखना है, हमको तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। अगला है इस सभ्यता को तोरावटी नाम से भी जाना जाता है। तोरावटी, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, कई बार पूछा भी गया है। तोरावटी क्यों कहते हैं समझना। जहां पर कांतली नदी बहती है, ठीक है, उस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, शिखर झुंझुनू, वहां पर
तंवर वंश के लोग रहने लगे, जिसके कारण यह तोरावटी कहलाया। अर्थात एक शब्द में अपन कह सकते हैं कांतली नदी का जहां जहां प्रवाह क्षेत्र था, जहां जहां बहती थी, उसके किनारे किनारे जो लोग रहे, जिन्होंने अपना निवास स्थान बताया, वो तंवर वंश से संबंधित थे, तंवर लोग थे, इसलिए ये तोरावटी क्षेत्र भी कहलाता है। तो याद रखना, तोरावटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? शेखावटी क्षेत्र ही कहलाता है। किस क्षेत्र में? शिखर जिले में, जहां कांतली नदी का प्रवाह है, उसी को अपन जो है तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। अगला, ये तो थी इस गणेश्वर सभ्यता से संबंधित खुदाई के आधार पर हमने कुछ बातें इसकी बताई, विशेषता इसकी बताई। अब आती है अन्य विशेषता। अन्य का मतलब यह है उसमें खुदाई से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में हमारा ये जिला शिखर है और शिखर जिले की क्या क्या कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण कुछ प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न देखो, एक अभी प्रश्न आया है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, लप्पा लप्पी किरण, लप्पा लप्पी किरण, ठीक है, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी। मैंने यहां पर जो है 4 शब्द लिखे, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी। ये लप्पा लप्पी किरण बागड़ी जो है गोटे के प्रकार है, गोटे के प्रकार, ठीक है। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी गोटे के प्रकार है, यानी कि जो ओढ़नी होती है या चुनरी होती है या जो महिलाओं के द्वारा जो पोमचा ओढ़ा जाता है उसके ऊपर जो डिजाइन की जाती है उस डिजाइन को ही गोटा बोलते हैं। और ये लप्पा लप्पी किरण बागड़ी जो है वहां रंगरेज जाति, कौन सी जाति? रंगरेज जाति के द्वारा करा जाता, ये कार्य किया जाता है। रंगरेज जाति जिसको अपन नीलगर भी बोलते हैं, रंगरेज कह दो या नीलगर कह दो, ठीक है, नीलगर भी बोलते हैं, रंगरेज या नीलगर। इन लोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है, अर्थात ये उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। वैसे गोटे जो है जयपुर के प्रसिद्ध हैं, लेकिन लप्पा लप्पी किरण बागड़ी नाम देकर गोटे पूछे तब अपन को उत्तर लिखना है शिखर। और वैसे पर्टिकुलर पूछ ले गोटे कहां के प्रसिद्ध है तो जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला जो है इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा जलवा पूजन। एक शब्द संबंधी है जलवा पूजन। जलवा पूजन जिसको कुआं पूजन भी बोलते हैं, जलवा पूजन या कुआं पूजन। जब किसी औरत के बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद वो जलाशय के पास जाती है और उस जलाशय की पूजा करती है, ठीक है। उस जलाशय की पूजा को ही अपन जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। तो ये जलवा पूजन और कुआं पूजन की जो परंपरा है, जो रीत है, जो रीति रिवाज है, ये भी हमारा सीकर जिले का प्रसिद्ध है, सीकर का, ठीक है। ये बात अपन को याद रखनी है। अगला जो है वो है हमारा वर्तमान समय में यहां से यूरेनियम, ठीक है, ये यूरेनियम आणविक पदार्थ है, ठीक है, ये यूरेनियम आणविक पदार्थ है। तो वर्तमान समय में यहां पर शिखर जिले में खुदाई हो रही है और उस खुदाई से यूरेनियम खनिज तत्व निकल रहा है, आणविक पदार्थ है। इसका भी वर्तमान समय में जो है खुनन का कार्य चल रहा है, ठीक है। यूरेनियम जो है आणविक पदार्थ होता है, ये याद रखना, ठीक है। और इसका जो अणुभार होता है, जो अपन साइंस में पढ़ते हैं, अणुभार, ठीक है, 92 होता है। ये थोड़ा सा याद रखें। यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? 92 होता है। और यूरेनियम एक जो है क्या है?
आणविक पदार्थ है। ठीक है, इसका जो कार्य जो है ये भी खनिजों से निकल रहा है, खान से निकल रहा है, वो सीकर जिले से निकल रहा है। तो ये भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक सीकर जिले में 2 रीति रिवाज है। वो क्या रीति रिवाज है? जब घर में बच्चा जन्म होता है तो बच्चे के जन्म पर या तो लड़की होती है या लड़का होता है। तो दोनों याद रखना, लड़की। ठीक है, जब लड़की का जन्म होता है तो याद रखना कि वहां पर छाजला, जिसको अपन सूप भी बोलते हैं, सूप, ये बजाने की परंपरा, छाजला बजाया जाता है उसके जन्म उत्सव की खुशी में। और लड़के के लिए जो है थाली। ठीक है, ये भी परंपराओं का संबंध जो है सीकर जिले से है, ये याद रखना। दूसरा, अपन को एक चीज और याद रखनी है, वो याद रखनी है कि सीकर जिले में लड़के के जन्म पर पीला पोमचा, पीला पोमचा, पोमचा यानी कि ओढ़नी, ओढ़ना जो औरतें ओढ़ती हैं, वो पीला कलर का पोमचा भी यहां पहना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है गुलाबी रंग का पोमचा, गुलाबी, ठीक है, ये लड़की के जन्म पर, तो पीला कलर का पोमचा करना है। लड़का पैदा होता है जब पहना जाता है, और लड़की अगर पैदा हो गई तो ये अपन का गुलाबी कलर का पोमचा पहना जाता है। ये बात अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है गणेश्वर सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ हमने इससे संबंधित कुछ जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में भी हमने जो है बताया है। ठीक है, धन्यवाद।